अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज होती क्या है और कुछ मशीन लैंग्वेज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। फिर असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें बेसिक हार्डवेयर फीचर्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, फिर कौन कौन से रजिस्टर्स जो है वो हमें असेंबली लैंग्वेज में रिक्वायर्ड होते हैं, ड्रेसिंग डाटा ड्रेसिंग हम मेमोरी में किस तरह करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। Assembly language is a low-level programming language for a computer or other programmable device specific to a particular computer architecture, in contrast to most high-level programming languages which are generally portable across multiple systems. Assembly language एक low-level programming language है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पर डिपेंड करती है, यानी आपका कंप्यूटर उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, असेंबली लैंग्वेज उस पर डिपेंड करती है, और वो मशीन टू मशीन ये वेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर मशीन टू मशीन वेरी करता है। Assembly language is in simple terms the last frontier between सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हो रही होती है। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ इट बट ईच हैज़ अ रफली वन टू वन रिलेशनशिप विद मशीन कोड, rather the machine code be binary or hexadecimal, and it is the language closest to the bare metal that is still human readable. असेंबली लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन होते हैं, ठीक है, लेकिन हर लैंग्वेज का कहीं ना कहीं मशीन कोड के साथ वन टू वन रिलेशनशिप होता है, चाहे मशीन कोड आपका बाइनरी में हो या हेक्साडेसिमल में हो। और ये वो लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन ऑलमोस्ट ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। Assembly language is converted into executable machine code by a utility program referred to as an assembler, like NASM and MESM, etc. Assembly language को मशीन कोड में ट्रांसफ़र करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए या मशीन को समझाने के लिए असम्बलर इस्तेमाल किया जाता है। असम्बलर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, NASM और MESM वगैरह वगैरह। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जब बनाई गई थी 1950s या उससे भी पहले ये बनी थी, 1950 से भी पहले, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई थी क्योंकि उस दौर में कंप्यूटर जो बने थे वो इस तरह के नहीं थे जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। उस दौर के कंप्यूटर्स में हर कंपोनेंट, हर पार्ट अलग अलग पड़ा होता था, और उन पार्ट्स को आपस में असेंबल करने के लिए स्विचेस लगे होते थे, वायर्स यूज़ होती थी। तो और इस काम के लिए मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी उस दौर में, जो कि एक मुश्किल लैंग्वेज है, चूँकि वो मशीन की अपनी लैंग्वेज है। हम उसे ना तो समझ सकते हैं, ना हम उसमें काम कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो बहुत चांसेस है कि एरर्स ज़्यादा आएँगे। तो इस वजह से असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो कंप्यूटर के पार्ट्स अलग-अलग उस वक़्त दौर में होते थे, उन पार्ट्स को हम असेंबल कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट से जो है इसका नाम असेंबली लैंग्वेज जो है वो बना। Each personal computer has a microprocessor that manages the computer's arithmetical, logical, and control activities. Each family of processors has its own set of instructions for handling various operations such as getting into input from keyboard, displaying information on screen, and performing various other jobs. अब इन स्टेटमेंट्स को अगर हम उन पुराने कंप्यूटर्स के लिहाज से देखें तो हर प्रोसेसर का अपना जो है वो तरीका होता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करने का, चाहे वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो लॉजिकल हो। इसी तरह हर तरह के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस, उनका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेनी है तो वो किस तरह लेनी है, हर प्रोसेसर एक तरह का फॉर्मेट नहीं फॉलो करता, मुख्तलिफ करता है। फिर उस इनपुट की हुई कीबोर्ड से इनपुट किए हुए डाटा को उसने इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, इसी तरह से मुख्तलिफ दूसरी जॉब्स। इन इंस्ट्रक्शन सेट्स को हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। A processor understands only machine language instructions which is are strings of ones and zeros. प्रोसेसर सिर्फ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन समझता है जो कि वंस और जीरोस की फॉर्म में होती हैं, और वो यही होती हैं जो हम पुराने वक्तों में डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके किया करते थे। हाउ एवर मशीन लैंग्वेज है वो कम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उसमें एरर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर्स के लिए स्पेशली लो लेवल असेंबली लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी, जो कि सिंबॉलिक कोड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, सिंबल्स की फॉर्म में काम करती है, और मशीन लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। इसे असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेविड जॉन व्हीलर ने। असेंबली लैंग्वेज जो है वो नेटिव टू प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय हार्डवेयर। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है और हार्डवेयर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी बाइनरी फॉर्म में होती हैं, जीरोस और वंस की फॉर्म में, जबकि असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में कोड लिखती है। सिंबॉलिक ऑपरेशन इसमें जो है होते हैं, रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है और मेमोरी लोकेशंस का इस्तेमाल होता है।
ये कुछ हद तक हाई लेवल लैंग्वेज को हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती। इसमें रीडेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ बेटर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसकी निस्बत असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को रीड करना ज़्यादा रीडेबल है। वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस विद मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, लेकिन ऑन द सेम साइड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के साथ इसका वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस भी है। Assemblers translate assembly to machine code and compilers translate high level to machine code either directly or indirectly via an assembler। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है किसका, मशीन लैंग्वेज का। अब आपके सामने ये ज़ीरो और वंस की फॉर्म में जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके 4 लाइनों में ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और 8-8 बिट के ये नंबर्स हैं। अब ये सारे नंबर्स याद करना मुश्किल काम है। हालांकि ये पूरी इंस्ट्रक्शन, ये पूरे जितने भी नंबर लिखे हैं, इन सबका मीनिंग सिर्फ ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये इतनी सी स्टेटमेंट देने के लिए ये मशीन लैंग्वेज का कोड जो है वो इस्तेमाल किया गया, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में इस तरह से काम करना डिफ़िकल्ट है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर के कुछ बेसिक फीचर्स जो कि कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हैं और असेंबली लैंग्वेज भी उन्हें यूज़ करती है। द मेन इंटरनल हार्डवेयर ऑफ अ पीसी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड रजिस्टर्स। ये तीन ऐसी मेन हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या कह लें कि कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी हार्डवेयर या पर्सनल कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। प्रोसेसर, मेमोरी और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं हम डिटेल पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। रजिस्टर्स आर प्रोसेसर कंपोनेंट्स दैट होल्ड डाटा एंड एड्रेस। To execute a program, the system copies it from the external device into the internal memory। रजिस्टर वो प्रोसेसर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी प्रोसेसर का वो पार्ट होते हैं जो कि डाटा को होल्ड करते हैं और एड्रेस को होल्ड करते हैं। किसी प्रोग्राम को या किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करता है अब आपकी इंटरनल आपकी हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल डिवाइस से, और कॉपी कहाँ करता है, इंटरनल मेमोरी में। प्रोसेसर क्या करता है, इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज़ अ बिट। कंप्यूटर स्टोरेज में डाटा बिट की फॉर्म में स्टोर होता है। वो 1 और 0 ऑन और ऑफ की फॉर्म में हो सकती हैं। इसी तरह मैं 8 बिट्स को अगर मिला दूँ तो वो 1 बाइट बनता है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स मोस्टली ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। पैरिटी बिट क्या होती है, टू इज़ यूज टू मेक नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट ऑड। एक बाइट में नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ जीरोस को ऑड बनाने के लिए हम पैरिटी बिट इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज इफ अ पैरिटी इज इवन, the system assumes that there had been a parity error, though rare, which might have been caused due to hardware fault or electrical disturbance। एक बाइनरी नंबर अगर जनरेट हुआ, सपोज आपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस किया या कुछ भी उससे रिजल्ट निकाला आपकी प्रोसेसिंग के बाद, तो उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन इवन है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स वन रिपीट हुए। तो उसको ऑड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरिटी बिट को 1 कर देंगे। पैरिटी बिट जब ऑन हो जाएगी इसका मतलब ये है कि उसमें एक बिट और ऐड हो गई। तो पहले अगर सपोज 6 थे वंस जो कि इवन थे, एक और मिल जाएगा तो 7 मिलके ऑड हो जाएंगे। तो ये पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसमें, जो कि बहुत कम पैरिटी एरर जो है जनरेट होता है, वो भी तब होता है जब हार्डवेयर ख़राब हो या कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो। अदरवाइज ये पैरिटी बिट बैक एंड पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम कर रही होती है। प्रोसेसर डिफरेंट डाटा साइज को सपोर्ट करता है। एक सिंगल वर्ड को अगर वो सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो 2 बाइट का डाटा लेता है। डबल वर्ड 4 बाइट का लेता है। इसी तरह क्वाड वर्ड 8 बाइट का लेता है। पैराग्राफ 16 बाइट्स लेते हैं और किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स और मेगा बाइट जो है वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बाइट्स लेते हैं। अब ये हमने जो रजिस्टर की टाइप्स पढ़ी थी, ये सारी टाइप्स को एक डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप वो वाले स्लाइड पिछला लेक्चर अगर कर लें और उसके साथ अगर ये कर लें, तो सिर्फ ये कर लेने से भी आपका जो रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब करना आपने ये है कि मेरे पॉइंटर पे आपने जो है नज़र रखनी है और साथ साथ जो है सुनना है कि मैं क्या उसको कह रहा हूँ। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर में कंप्यूटर में नहीं, प्रोसेसर में सीपीयू में टोटल 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। लेट्स सपोज यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रोसेस सीपीयू है, हमारा प्रोसेसर, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर सबसे पहला रजिस्टर जो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जब 1971 में इंटेल ने अपना पहला रजिस्टर बनाया था, इंटेल 4004 उसको कहा जाता था, इंटेल कंपनी ने अपना पहला रजिस्टर बनाया था। सीपीयू के अंदर सिर्फ एक रजिस्टर होता था, उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते थे और सिंबल ए से डिनोट करते थे, ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ए। और ये जो रजिस्टर था ये 8 बिट्स का हुआ करता था, यानी इसमें 8 बिट्स आती थी टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ करता था कि आप एक वक्त में सिर्फ 8 बिट्स
जैसे सपोज ये 8 बिट्स हैं, तो सिर्फ एक वक्त में आप ये 8 बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, और उसके बाद आप उससे ज़्यादा बिट्स आपको चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था कि रजिस्टर अपना ये 8 बिट्स वाला काम पहले पूरा करेगा, फिर अगली 8 बिट इसमें स्टोर होंगी, तो स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, आपके इस रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ए एच एंड ए एल, हायर एंड लोअर। चूँकि 8 कम थी इसलिए हमने इसको 16 बिट बनाने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए एच और ए एल, जिसको हम ए एक्स कहते हैं। ए एक्स बेसिकली डिनोट करता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑफ 16 बिट्स, ठीक है। अब इस 16 बिट रजिस्टर के दो पार्ट हैं, एक ए एच और एक ए एल, दोनों 8-8 बिट्स के। अब ये जो बिट्स है, लेट्स सपोज ये पूरा एक नंबर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे येलो में हाईलाइट हुआ हुआ है। इसका ये वाला पोर्शन जो है वो लो बाइट्स है और ये हायर बाइट्स है। अब अगर ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना होता था, तो जब तक हमारे पास ये ए एच और ए एल वाला पार्ट नहीं था, तो हमें सीपीयू को खुद बताना, तो ऑब्वियसली पढ़ना था किसी ना किसी तरह के, ये जो लोअर बाइट्स हैं ये राइट साइड पे जानी चाहिए और हायर बाइट्स जो है इधर लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए। तो इसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रजिस्टर में को 16 बिट्स बनाया गया और ये ए एच और ए एल के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। अब सीपीयू जो है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ए एच में उसने हायर बिट्स ये वाली देनी है और ए एल में ये वाली लोअर बिट्स ऐड करनी है, ठीक है। बाद में इन्हीं रजिस्टर्स को, जो ए एक्स रजिस्टर है, एक्सटेंड किया गया, इसको फिर हम ए एक्स रजिस्टर बोलते हैं, जो कि 32 बिट्स का है, ठीक है। और फिर इसी को मजीद एक्सटेंड कर दें तो आर एक्स बनता है, यानी रिच रजिस्टर। एक्स डिनोट करता है ए एक्स में, एक्स डिनोट करता है एक्सटेंडेड टू 16 बिट्स, और ई डिनोट करता है एक्सटेंडेड टू 32 बिट्स। तो ई ए एक्स मतलब एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, डबल एक्सटेंडेड, 16 से एक्सटेंड करके 32 बिट्स हो गई। और इसी इससे भी ज़्यादा 64 बिट्स को जो है वो ये आर ए एक्स रजिस्टर सपोर्ट करता है, यानी कि रिच रजिस्टर, रिच एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ये कि आपका कंप्यूटर 16 बिट्स को सपोर्ट करता है, या सिस्टम जो है 32 बिट का, 64 बिट्स का, तो वो बेसिकली रजिस्टर्स का साइज़ होता है। अगर उसके अंदर सीपीयू में मौजूद रजिस्टर 16 बिट्स के हैं, तो इसका मतलब ये कि वो सिस्टम 16 बिट को सपोर्ट कर रहा है। अगर उसमें मौजूद रजिस्टर 32 बिट्स हैं, तो मतलब वो 32 बिट्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर उस सिस्टम में सिस्टम 64 बिट्स का, तो मतलब उसके अंदर रजिस्टर 64 बिट्स वाले मौजूद हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम क्या होता है हम वो देख चुके हैं, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, और इनमें रजिस्टर ए एक्स, ई एक्स और आर एक्स, जो हम अभी हमने देख लिया कॉन्सेप्ट क्या है, उसी तरह हम देखते हैं। फिर इसी तरह से एक बेस रजिस्टर होता है जो कि होल्ड्स एड्रेस ऑफ डाटा, इसके सिंबल्स भी इसी तरह से डिनोट होते हैं और इनकी डिवीजन भी इसी तरह से होती है जैसे ए एक्स की है, बी एक्स, ए एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बी एक्स में, फिर बी एच और बी एल, इस तरह सी एक्स, सी एच और सी एल, और डी एक्स, डी एच और डी एल। काउंटर रजिस्टर जो कि लूप के काउंट्स करता है, और डाटा रजिस्टर जो कि आउटपुट के लिए डाटा होल्ड करता है। तो ये चार रजिस्टर्स को हम मिलाकर कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर, होल्ड्स एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट यानी आपके कंप्यूटर में जो कि कोड स्टोर हुआ, उस कोड का एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कोड सेगमेंट रजिस्टर होल्ड करता है। इसको हम सी एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह डाटा सेगमेंट है, ये डाटा सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। स्टैक सेगमेंट है, ये स्टैक सेगमेंट का एड्रेस, स्टैक ये होता है, ये एक सपोज मेमोरी का एक छोटा सा सेगमेंट है, इसके अंदर डाटा आपने स्टोर किया, पहले ये स्टोर किया नीचे वाला, फिर ये ऊपर वाला, फिर ये सबसे ऊपर वाला। अब इसके अंदर जो आपने सबसे पहले स्टोर किया था डाटा, ये लास्ट वाला, ये सबसे पहले आप नहीं निकाल सकते बाहर। यानी मतलब ये हुआ कि आपने जो लास्ट पर डाटा इनपुट किया था, ये जो ऊपर टॉप पे पड़ा है, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो इसके एड्रेस को स्टैक, ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो कंट्रोल करता है। इसको हम एस एस से डिनोट करते हैं, और एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है वो डाटा सेगमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। इन चारों को हम मिलाकर सेगमेंट रजिस्टर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स, पॉइंट्स द सोर्स ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड क्या है, ये आपको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताई थी असेंबली लैंग्वेज की। जो लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन है ऐड डी एल एंड बी एल, ये डी एल और बी एल क्या है, ये वाले, ये और ये रजिस्टर्स हैं। इसी तरह अब तो इस इंस्ट्रक्शन में ये जो बी एल है ये सोर्स रजिस्टर है, और ये जो है ये डी एल ये डेस्टिनेशन है। इसी तरह अगर इंस्ट्रक्शन ये कि ऐड 3 बी एल, तो इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ पर सोर्स रजिस्टर है, और यानी सोर्स ऑपरेंड है, और ये जो है ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। 3 जो है वो बी एल में ऐड होना है। इसी तरह यहाँ पर अगर इस तरह इंस्ट्रक्शन है तो डी एल 3, तो मतलब 3 सोर्स है और डी एल डेस्टिनेशन है। तो टाइम टू टाइम ये इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन वेरी करते हैं, ये सोर्स और डेस्टिनेशन। अब सीपीयू को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर सोर्स ऑपरेंड कौन सा और डेस्टिनेशन ऑपरेंड कौन सा है, ये बताने के लिए हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं, पॉइंट्स द सोर्स ऑपरेंड। और डेस्टिनेशन ऑपरेंड बताता है कौन, डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसको हम एस आई और
DI कहते हैं, और दोनों को मिलाकर इंडेक्स रजिस्टर्स कहा जाता है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन पहली अगर ये अगली अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन है तो अगली इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में पड़ी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर पिछली वाली जब पूरी हो जाए तो अगली यहाँ से आगे CPU को पास आउट कर देनी है। दूसरा है स्टैक पॉइंटर, पॉइंट्स करंट टॉप ऑफ स्टैक। ये स्टैक है, स्टैक के टॉप पर क्या डाटा पड़ा है इसको जो है ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पॉइंट आउट करता है। इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, IP और SP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। इसके अलावा दो रजिस्टर रह जाते हैं, वो है फ्लैग रजिस्टर्स जो कि होल्ड करते हैं करंट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम या CPU इस वक्त क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 1+1 दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड किया प्रोसेसर ने, आउटपुट क्या आनी चाहिए, बाइनरी में ये ऐड करें 1+1 वैसे तो 2 होता है लेकिन बाइनरी में ये 10 होता है, 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी। तो ये जो कैरी है ये किसने होल्ड करना है, ये फ्लैग रजिस्टर ने होल्ड करना है, क्योंकि इसको करंट स्टेटस का पता है कि करंट स्टेटस प्रोसेसर का ये है कि उसने इनको ऐड किया और उसके पास कैरी एक एक्स्ट्रा कैरी बच गया वो के जो कि 1 है। इसी तरह होता है फिर बेस पॉइंटर, बेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक का टॉप अगर ये है, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो इसकी बेस क्या है ये, यानी जहाँ से वो पहला एलिमेंट शुरू हो रहा है और वही ख़त्म हो रहा है, तो ये उसको जो है पॉइंट आउट करता है बेस पॉइंटर रजिस्टर। इसको हम BP से डिनोट करते हैं और फ्लैग रजिस्टर को हम F से डिनोट करते हैं। तो ये इस एक छोटी सी डायग्राम के अंदर तमाम रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियरली समझ आ गया। आगे हम देखते हैं जी कि एड्रेसिंग डाटा इन मेमोरी। मेमोरी में अगर आपने डाटा एड्रेस करना है तो डाटा स्टोर करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, द प्रोसेसर थ्रू विच द प्रोसेसर कंट्रोल्स the process through which the processor controls the execution of instruction is referred as the fetch decode execution cycle or execution cycle। fetch decode execute cycle आपने जो है पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं भी पढ़ा तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें ये नीचे वाली। अब ये है क्या, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए प्रोसेसर जो है वो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को, वो उसे हम कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ये 3 काम करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करता है यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन निकालता है, उसे डिकोड करता है या आइडेंटिफाई करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। यानी 3 काम, फेच किया, डिकोड किया और एग्जीक्यूट किया। इस पूरे को हम एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। कोई भी डाटा इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। द प्रोसेसर में एक्सेस 1 और मोर बाइट्स ऑफ मेमोरी एट अ टाइम। प्रोसेसर एक वक्त में एक या एक से ज़्यादा बाइट्स मेमोरी की एक्सेस कर सकता है। लेट अस हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कंसीडर हेक्साडेसिमल नंबर 0725H। दिस नंबर विल रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी में अगर आपने इस नंबर को स्टोर करना है तो ये 2 बाइट्स लेगा। द हायर ऑर्डर बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज 07। इसमें जो MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या बाइट है हायर ऑर्डर, वो है 07, और लोअर कौन सी है 25। ये एज नोट कर रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हायर है 07 है और 25 जो है वो लोअर है। द प्रोसेसर स्टोर्स डाटा इन रिवर्स बाइट सीक्वेंस। प्रोसेसर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डाटा को स्टोर करता है। दैट इज अ लो ऑर्डर बाइट इज स्टोर्ड इन अ लो मेमोरी एड्रेस एंड अ हाई ऑर्डर बाइट इज in high memory address. So if the processor brings the value 0725H from register to memory, it will transfer 25 first to the lower memory address and 07 to the next memory address. Actually ये काम होता कैसे, अगर आपके मेमोरी से डाटा आया निकल के 07 हायर था और ये लोअर था, रजिस्टर में ऐसे स्टोर हो गया। हमने पीछे भी रजिस्टर पढ़ा कि ये राइट साइड वाला जो है AL होता है और ये वाला AH, ये लोअर और ये हायर। तो जब ये रजिस्टर से डाटा निकल के मेमोरी में जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी लोअर वाला पहले स्टोर होगा और हायर वाला बाद में। यहाँ पर जो एक्स है ये मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है, किसी भी एक लोकेशन को। सपोज जो वैल्यू 25 है वो लोकेशन एक्स पे स्टोर हो गई, तो अगली वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, x+1, यानी पिछले लोकेशन से एक अगली लोकेशन पर। When the processor gets the numeric data from memory to register, it again reverses the byte। जब प्रोसेसर न्यूमेरिक डाटा मेमोरी से रजिस्टर तक पहुंचा लेता है तो वो अगेन बाइट्स को रिवर्स कर देता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी एड्रेसेस, एब्सोल्यूट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है, डायरेक्ट रेफरेंस टू स्पेसिफिक लोकेशन, जो डायरेक्टली उस स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस कर रहा है वो एब्सोल्यूट एड्रेस है। और सेगमेंट एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेगमेंट विद द ऑफसेट वैल्यू। किसी मेमोरी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि किसी ऑफसेट वैल्यू के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है वो सेगमेंट एड्रेस कहलाता है। हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं, असेंबली लैंग्वेज इसमें हमें एक्सेसिबिलिटी सिस्टम हार्डवेयर होती है, यानी
हम सिस्टम हार्डवेयर से ज़्यादा interact कर सकते हैं as compared to high level languages. Assembly language is useful for implementing system software, also useful for small embedded system applications. Space and time efficiency, understanding sources of program inefficiency, tuning program performance, writing compact code. असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा होता है, लेकिन इफेक्टिव होता है। वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है और उसकी एफिशिएंसी को भी मैनेज कर रहा होता है। राइटिंग असेंबली प्रोग्राम्स गिव्स द कंप्यूटर डिजाइनर द नीडेड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट एंड हाउ टू डिज़ाइन वन। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखेगा, ऑब्वियसली उसे कंप्यूटर के डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जिस तरह हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के साथ, हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और इसी तरह से उसको डिज़ाइन कैसे करना है आपने, ये भी नॉलेज आ जाती है। टू बी एबल टू राइट कंपाइलर्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस वी नीड टू बी एक्सपर्ट विद द मशीन लैंग्वेज। अगर कंपाइलर्स के थ्रू आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइल करवाना है, तो आपको मशीन लैंग्वेजेस में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर कंपाइलर को मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को उसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। असेंबली प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स दिस एक्सपीरियंस। असेंबली लैंग्वेज में ये काम हम इजीली कर सकते हैं। Application कुछ assembly language की assembly language is used when speed and reliability are the overriding factor like small footprint real-time operating systems. कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपने उसको स्पीड अप करने के लिए अगर कोई काम करना है, तो असेंबली लैंग्वेज वहाँ पर बहुत इफेक्टिव होती है। बाय यूजिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन मैक्सिमाइज ऑन स्पीड टू अ लेवल इट इज़ ईजी टू राइट देन मशीन कोड प्रोग्राम्स। चूँकि मशीन प्रोग्राम की निस्बत असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना ज़्यादा आसान है, तो प्रोग्रामर्स को जो स्पीड है वो मैक्सिमम लेवल तक उनकी जा सकती है। इट अलाउज अ प्रोग्रामर एक्सेस टू रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन दैट आर नॉट यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ हाई लेवल लैंग्वेज। नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस करने का फैसिलिटी नहीं देती, लेकिन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी देती है कि वो डायरेक्टली रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज फॉर डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। हमारे डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन के लिए असेंबली लैंग्वेज एक मेन एप्लीकेशन है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर जैसे होते हैं। असेंबली लैंग्वेज आल्सो डायरेक्टली कोरिलेट्स विच मशीन इंस्ट्रक्शंस। द ओनली वे टू गेट क्लोजर टू द मशीन इज टू राइट इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल कोड। मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए डायरेक्टली हमें सीधा सीधा ये काम तो लाजमी करना पड़ेगा कि कोड आपका बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में लिखा गया हो, लेकिन असेंबली लैंग्वेज हमें ये काम आसानी से करने में हेल्प करती है। एडवांटेजेस कुछ असेंबली लैंग्वेजेस के। हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज मेक्स वन अवेयर ऑफ। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप यानी आपको क्या क्या अवेयरनेस हो सकती है। हाउ प्रोग्राम इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर एंड बायोस। आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके प्रोसेसर से किस तरह से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है और क्या इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रही है। हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइस। डाटा मेमोरी में और दूसरी डिवाइसेज में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, असेंबली लैंग्वेज के जरिए आपको ये पता चल सकता है। हाउ द प्रोसेसर एक्सेसेस एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर कैसे जो है इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है और कैसे उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है, ये तरीका भी आपको असेंबली लैंग्वेज के जरिए इजीली समझ में आ सकता है। हाउ इंस्ट्रक्शन एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा। इसी तरह मेमोरी में या किसी भी प्रोग्राम में दो चीज़ें होती है, डाटा और इंस्ट्रक्शन। अगर असेंबली लैंग्वेज आपको इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना और एग्जीक्यूट करना बता रहा है कि प्रोसेसर कैसे करता है, तो इसी तरह प्रोसेसर डाटा को कैसे प्रोसेस करता है और डाटा को एक्सेस कैसे करता है, ये भी असेंबली लैंग्वेज इजीली बता सकता है। Some other advantages of using assembly language are it requires less memory and execution time. इसमें memory आपको कम चाहिए required होती है और execution time ज़्यादा। It allows hardware specific complex jobs in an easier way. जो हार्डवेयर रिलेटेड जॉब्स होती हैं ना, जो बहुत ही हम कम्प्लेक्स समझते हैं कि किसी रिमोट कंट्रोल से एक डिवाइस को कंट्रोल करना, तो असेंबली लैंग्वेज में ये आसानी से काम हो सकता है। इट इज़ सूटेबल फॉर टाइम क्रिटिकल जॉब्स। टाइम क्रिटिकल जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, यानी आप टाइम मैनेजमेंट इसमें टास्क की, प्रोसेसर की ऑपरेशंस की कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर राइटिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स एंड अदर मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स। अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स आप लिख रहे हैं, मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको असेंबली लैंग्वेज बहुत हेल्प करने वाली है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी किस मशीन पर असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ये डिपेंड करता है उस मशीन पर और उस लैंग्वेज पर। हर मशीन हर तरह के असेंबली लैंग्वेज का कोड रन नहीं कर सकती। जैसे निमोनिक्स इन वन आर्किटेक्चर मे नॉट वर्क इन अनदर आर्किटेक्चर।
एक असेंबली लैंग्वेज या एक मशीन के अंदर लिखे हुए निमोनिक्स किसी और तरह के आर्किटेक्चर में हो सकता है काम ना करें। दिस इज बिकॉज ईच आर्किटेक्चर हैज़ गॉट अ डेडिकेटेड सेट ऑफ निमोनिक्स। हर आर्किटेक्चर मुख्तलिफ होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ होती है, इस वजह से उसके अंदर मौजूद निमोनिक्स भी हो सकता है मुख्तलिफ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐड बी इन वन आर्किटेक्चर मीन्स द कॉन्टेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल ऐड बी विल गेट एडेड विद रजिस्टर बी। जो भी कंटेंट एक्यूमुलेटर, अब ऐड बी सपोज एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है वो रजिस्टर बी में ऐड हो जाए। लेकिन किसी और आर्किटेक्चर में इसका मतलब जो है कुछ और हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नॉट पोर्टेबल। असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल नहीं होता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक सिस्टम पर या एक प्रोसेसर के जरिए के लिए वो लिखा है प्रोग्राम, दूसरे प्रोसेसर के लिए भी वही वैसे ही आउटपुट दे, नहीं। Assembly language program writer must be highly conversant with the organization and computer architecture of the system being used। वही बात, जो भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहा है उसको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत हाई नॉलेज होने ज़रूरी है, तब वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकता है। एन assembler which is a translator program is needed for translating the assembly language program into machine code। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमें असेंबलर रिक्वायर्ड है, बट ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू ओनली वन इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज। हर असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ऑन द सेम नोट, असेंबली लैंग्वेज ये असेंबलर यूज़ तो होने हैं, लेकिन ये महंगे नहीं होते, हम इजीली इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज में और हमारे प्रोसेसर में इन डिटेल। थैंक यू।